अफराद जाँ बहक जबकि 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर बस लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। कराची में 2 मुख्तलिफ हादसात के दौरान 1 बच्ची जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हुए। उधर लाहौर में भी मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हो गए। पिंडी भटिया में खानका डोगरा के करीब बस और ट्रॉलर के तसादुम में 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। पिंडी भटिया में खानका डोगरा के करीब बस और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। उधर कराची में डिफेंस खियाबान इतिहाद और बल्दिया टाउन में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान बच्ची जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके सुंदर के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर के इलाके दीन बहार कॉलोनी में रात को कमरे की छत गिर गई जिसमें एक ही खानदान के 3 बच्चे जाँ बहक जबकि मियां बीवी जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले से खानदान के 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। जख्मियों को रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए LRH मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 10 साल नसीब, 7 साल नसीब और 3 साल हिदायतुल्लाह शामिल है। वाक़े से मुतालिक मजीद तफसीलात देंगे पेशावर में नुमाइंदा न्यूज़ जमील खान। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस हादसे की और क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये पेशावर के इलाका दीन बहार कॉलोनी में मकान की जो छत है वो गिर चुकी है रात तकरीबन 2 बजे के करीब, जिसमें एक ही खानदान के 3 बच्चे जो है वो जान बहक हो चुके हैं, जिनमें जो है 10 साल नसीब, 7 साल नसीर और 3 साल हिदायत शामिल है, जबकि उनके वालिदैन यानी मियाँ बीवी भी जख्मी हो चुके हैं। जबकि रिस्क्यू ज़राए के मुताबिक 5 अफराद को जो है मलबे तले से भी जिंदा निकाल लिया गया है, जिनको पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से तकरीबन तमाम की हालत तसल्ली बख्श ही बताई जा रही है। जी जमील, ये भी बताइएगा कि इन तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, मलबे तले किसी फर्द के दबे होने का कोई खदशा तो नहीं? बिल्कुल, जो अफराद थे तो रेस्क्यू को जैसे ही इत्ला मिली तो वहाँ पे तमाम जो अहलकार थे तो पहुँच चुके थे और तमाम अफराद यानी 5 अफराद जो खानदान के थे तो वो बहिफाजत निकाले गए हैं और उनका इलाज अभी पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में जारी है। लेकिन अभी तक कोई भी उनकी जानिब यानी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऐसी इत्ला नहीं है कि उनकी हालत जो है खतरनाक है। जी शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अब आपको बताएं कि साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल की FIR थाना गिजरी में दर्ज कर ली गई है। अली रजा आब्दी के वालिद की मुद्दयत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में 2 मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों का जिक्र किया गया है। मतन के मुताबिक अली रजा आब्दी के वालिद अखलाक हुसैन आब्दी ने बताया कि रिहाइश गाह के गेट पर फायरिंग की आवाज सुनकर वो बाहर निकले तो 2 नौजवानों को फायरिंग करके फरार होते हुए देखा, जिसे सामने आने पर शिनाख्त कर सकते हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने हमला आवरों को मजीद CCTV फुटेजेस हासिल कर लिए हैं। एक फुटेज में हमला आवरों को डिफेंस फेज 2 में और फेज 4 में अली रजा आब्दी की गाड़ी का ताकुब करते देखा जा सकता है। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान अली रजा आब्दी के फिशर से निकलने के बाद ICI पुल से गाड़ी के नीचे ताकुब कर रहे थे। अली रजा आब्दी की गाड़ी का फोरेंसिक मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक अली रजा आब्दी की गाड़ी पर 5 गोलियां लगी, 3 गोलियां दरवाजों पर, 1 छत और आखिरी गोली शीशा टूटने के बायस पिछले रास्ते से बाएं हाथ के दरवाजे में लगी। पुलिस जराये के मुताबिक गाड़ी से अली रजा आब्दी के अलावा किसी दूसरे शख्स के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। कराची के हालात कौन खराब करना चाहता है? कौन शहर कायद की रोशनियों को दोबारा अंधेरों में बदलना चाहता है? टारगेट किलिंग के बढ़ते वाकयात ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। कराची में हदफ बनाकर कत्ल करने के वाकयात में इजाफा। 6 हफ्तों में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के 6 बड़ी वारदातें शहर कायद की बासियों को तशवीश खाने लगी। चंद रोज कबल पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पर फायरिंग हुई। हमले में 2 कारकुनान हलाक हुए। आज भी बड़ी मोहब्बत से आप कह रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। MQM पाकिस्तान की मिलाद की तकरीब पर भी धमाका हुआ। गुज़िश्ता माह चीन के कौंसल खाने पर हमले में सिक्योरिटी पर तैनात 2 एहलकार जांबाक हो गए थे।
और अब MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा अली रजा आबिदी का कत्ल। सिक्योरिटी इदारों ने दिन रात मेहनत करके कराची की रोशनियां बहाल की हैं। क्या दुश्मन पाकिस्तान का मुआशी हब चलता देखकर घबरा गए? क्या शर पसंद शहर के पुरअमन माहौल को दोबारा आग लगाना चाहते हैं? जो भी हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अवाम का एतमाद बरकरार रखने के लिए मजीद और जल्द शर पसंदों का कला कमा करना होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और फायरिंग के वाकयात फिर से बढ़ने लगे। पाक कॉलोनी रेक्सर पुल के करीब नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पाक कॉलोनी रेक्सर पुल पर सादा लिबास पुलिस एहलकार सुहेल और फराज मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे। डाकुओं ने उन्हें रोका। मज़ाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग से दोनों एहलकार जख्मी हो गए। सिविल हॉस्पिटल में शदीद जख्मी पुलिस एहलकार सुहेल दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक सुहेल ब्रिगेड थाने जबकि फराज पाक कॉलोनी थाने में तैनात था। एबटाबाद में हवेलियां थाने की हदूद में 3 साला बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। लाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आएगी। मासूम बच्ची गुज़िश्ता रोज से गायब थी, जिसकी रिपोर्ट थाना हवेलिया में दर्ज कराई गई। पुलिस को गांव से दूर बच्ची की लाश मिली। डॉक्टर्स की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। इसे नीम मुर्दा हालत में खुले आसमान तले शदीद सर्दी में फेंक दिया गया, जहां वो दम तोड़ गई। पुलिस की तफ्तीश इस वाक़े के हवाले से अभी जारी है। अहम खबर से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे अराजी लीज पर देने के खिलाफ अज़हुद नोटिस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने मुयस्सर और इसके अलावा पाम क्लब की नई इंतजामिया मुकर्रर कर दिया है। आपको बताएं कि रॉयल पाम क्लब के तमाम रिकॉर्ड को फौरी कब्जे में लेने का हुक्म दे दिया गया है। रॉयल पाम क्लब की पुरानी इंतजामिया क्लब की हदूद में दाखिल नहीं हो पाएगी। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में अहम केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे अराजी लीज पर देने के खिलाफ अज़हुद नोटिस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब की नई इंतजामिया मुकर्रर कर दी है, जबकि आपको बताएं कि रॉयल पाम क्लब के तमाम रिकॉर्ड को फौरी कब्जे में लेने का हुक्म भी जारी कर दिया है। रॉयल पाम क्लब की पुरानी इंतजामिया क्लब की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम आज समाअत हुई चीफ जस्टिस की सरबराही में। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दिया है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे अराजी लीज पर देने के खिलाफ अज़हुद नोटिस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब की नई इंतजामिया भी मुकर्रर कर दी है, जबकि आपको बताएं कि रॉयल पाम क्लब के तमाम रिकॉर्ड को फौरी कब्जे में लेने का हुक्म भी जारी कर दिया है। रॉयल पाम क्लब की पुरानी इंतजामिया क्लब की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी। ऐसे अहकामात भी सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे अराजी लीज पर देने के खिलाफ अज़हुद नोटिस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब की नई इंतजामिया मुकर्रर कर दी है। इसी पर बात करेंगे शुएब अली से। शुएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे अराजी लीज पर देने के खिलाफ अज़हुद नोटिस केस की समाअत की है और आज अदालत ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया को तहलील कर दिया है। अदालत ने इस हवाले से मैसर्स फर्गूसन को रॉयल पाम क्लब की नई इंतजामिया मुकर्रर किया है और मैसर्स फर्गूसन को रॉयल पाम क्लब का तमाम रिकॉर्ड फौरी तौर पर कब्जे में लेने का भी हुक्म दिया है। अदालती हुक्म में यह वाज़ेह किया गया है कि रॉयल पाम क्लब की पुरानी इंतजामिया क्लब की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी, ताहम क्लब में तमाम प्रोग्राम और सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चलेंगी। इसके अलावा अदालत ने रेलवे से मुतल्लिक कोई भी रिकॉर्ड रॉयल पाम क्लब से बाहर ले जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जबकि रॉयल पाम से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट के तमाम अहकामात भी गैर मुअस्सर करार दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा क्लब के तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स देते हुए कहा है कि रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने पर पाबंदी आयद कर रहे हैं, जबकि रेलवे की ज़राई अराजी लीज के लिए देने पर भी 3 साल से ज़ायद मुद्दत के लिए नहीं दी जा सकेगी। जी शुएब अली, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया।
اور اب بات کریں وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 11:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس 13 نکاتی ایجنڈا بھی اس حوالے سے جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے اور ابھی ابتدائی اطلاعات کے مطابق اجلاس کا 13 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کیا گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں نمائندہ نیونس شہباز احمد ہمیں بتائیں گے۔ شہباز آپ اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل 11:30 بجے وزیر اعظم آفس میں وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوگا جس کا 13 نکاتی ایجنڈا ہے، جس میں اسٹیل مل کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری شامل ہے اور کابینہ آج FIA کے لیے 5 کروڑ کی خصوصی گرانٹ کی منظوری بھی دے گی۔ اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں فلسطین کے ساتھ معاہدے کی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ چیئرمین نیپرا اور نیپرا کے جو ممبران ہیں ان کی تقرری بھی کا بھی آج جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اور موبائل کمپنی کی لائسنس کی تجدید بھی کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن سے متعلق وفاقی کابینہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وزارت تعلیم کے لیے گرانٹ کی منظوری بھی دے گی اور وفاقی کابینہ جو چینی مارکیٹ میں بانڈز کے جو بانڈز ہیں ان کے اجرا کی بھی منظوری دے گی۔ اس کے 13 نکاتی ایجنڈا ہے جو آج کیبنٹ کے اجلاس میں ڈسکس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو پچھلے جو کابینہ کے جو اجلاس میں فیصلے تھے اس پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا اور وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر جو ہے وہ ان کے قطاعی شہری مہم کے حوالے سے وزیر اعظم کو جو ہے آج آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جو ہے وہ آج کے اجلاس میں ملک کی سیاسی، معاشی اور خارجہ پالیسی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نئے پاکستان میں 50 لاکھ گھروں کے لیے سرکاری اراضی نشاندہی میں تاخیر۔ 19 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے ابھی تک سرکاری اراضی کی نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ حکومت نے فارم جمع کروانے کی تاریخ میں 1 ماہ کی مزید توسیع کر دی ہے۔ نئے گھر عوام کو کیسے دیے جائیں گے، کتنی اقساط ہوں گی اور مالیت کیا ہوگی، 50 لاکھ گھروں کے حوالے سے پالیسی بھی واضح نہ کی جا سکی۔ نئے پاکستان میں 50 لاکھ گھروں کے لیے سرکاری اراضی نشاندہی میں تاخیر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ 19 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے ابھی تک سرکاری اراضی کی نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ حکومت نے فارمز جمع کروانے کی تاریخ میں 1 ماہ کی مزید توسیع کر دی ہے۔ نئے گھر عوام کو کیسے دیے جائیں گے، کیا پالیسی ہوگی، اسی پر بات کریں گے عدنان عزیز سے۔ عدنان بتائیے گا سرکاری اراضی نشاندہی میں تاخیر کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے 36 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو جو 6 بار جو ہے وہ مراسلہ جاری کیا گیا کہ ہمیں نئے گھر کے 50 لاکھ گھروں کے لیے جو ہمیں اراضی فراہم کی جائے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ 19 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے کسی قسم کا جواب نہیں دیا گیا اور حکومت نے جو فارم جمع کروانے کی تاریخ ہے اس میں بھی 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ اب جو نئے پاکستان کے فارم ہے وہ 21 جنوری تک جمع ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو خاموشی اختیار کی گئی ہے اس سے بھی عوام میں جو تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ جو پنجاب حکومت ہے وہ صرف یقین دہانی کے یا ریمائنڈر دینے کے مراسلہ جاری کرنے تک ہی محدود ہے۔ اب اگر بات کی جائے جنگ جیسے جو بڑا اضلاع ہے جہاں پہ پہلے مرحلے میں وہاں پہ جو نئے گھر کے حوالے سے وہاں پہ جو کام شروع ہونا ہے، وہاں پہ جو آج صبح کی جو رپورٹ ہے وہاں پہ چنیوٹ، لاندیاں، اس کے علاوہ بوانا کے علاقے میں نشاندہی کی ہے، لیکن انہوں نے وہ بھی یہ کہا ہے کہ یہ محکمہ اوقاف کے جو ہے وہ قبضے میں ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ سامنے ہے کہ جو نئے پاکستان کے حوالے سے جو کمپین ہے حکومت کی وہ صرف اشتہارات اور میٹنگ تک ہی محدود ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی عملی طور پہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی کوئی پالیسی واضح کی گئی ہے کہ بیوروکریسی کی جانب سے کہ کتنا جو عوام ہے وہ کتنی مالیت کے، جو گھر ہیں وہ کتنی مالیت کے ہوں گے، کتنی اقساط ہوں گی اور جو فارم ہے وہ بھی نامکمل ہے۔ جی 50 لاکھ گھروں کے حوالے سے پالیسی بھی واضح نہ کی جا سکی ہے۔ عدنان عزیز بہت شکریہ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز میں مثبت رجحان، مارکیٹ کھلتے ہی 100 انڈیکس میں 170 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس سے 38,400 کی سطح پر پہنچ گیا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 2 پیسے کمی ہوئی۔ فاریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 138.90 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مزید بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گے۔ کراچی میں جہاں 100 انڈیکس میں 170 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، مارکیٹ 38,400 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مثبت رجحان آج کاروبار کے آغاز میں دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستانی سٹاک ایکسچینج میں انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 2 پیسے کمی کے بعد ڈالر 138.90 روپے کا ہو گیا ہے۔ ابھی تک کاروبار کے آغاز میں پاکستان سٹاک ایکسچینج سے جو اطلاعات آ رہی ہیں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بلوچستان اسمبلی حلقہ PB 26 کوئٹہ 3 کے ضمن انتخاب میں اپوزیشن جماعتیں متحد ہو گئے۔ ضمن انتخاب میں 10 سے زائد امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ پولنگ 31 دسمبر کو ہونے جا رہی ہے۔ اس نشست پر اصل مقابلہ کن امیدواروں کے درمیان ہوگا، بتائیں گے اعظم الفت۔
بلوچستان اسمبلی کی نشست PB-26 کوئٹہ 3 پر ضمنی انتخاب کے موقع کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں۔ یہ نشست ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو غیر ملکی قرار دینے کے باعث خالی ہوئی تھی۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے ضمنی انتخاب میں اس نشست سے پارٹی کے رہنما قادر نائل کو ٹکٹ دیا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے ضمنی انتخاب میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کی حمایت کی ہے۔ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار مولانا ولی محمد ترابی کو عزو اختلاف کی اکثر جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ مجلس وحدت المسلمین نے آغا رضا کو میدان میں اتارا ہے۔ اس نشست پر 10 سے زیادہ امیدوار ہیں۔ تمام سیاسی مبصرین کے مطابق اس نشست پر اصل مقابلہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، متحدہ مجلس عمل اور مجلس وحدت المسلمین کے امیدواروں کے درمیان ہوگا۔ اعظم الفت، نیو، کوئٹہ۔ شارع کراکرم پر ضلع دیامر میں گورنر فارم کے مقام پر گاڑی کو حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ حادثہ برفباری میں سڑک پر پھسلن کے باعث پیش آیا۔ نمائندہ نیونس قاسم شاہ اس حادثے کی مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی آپ آگاہ کیجئے گا، کیسے پیش آئی یہ حادثہ، مزید تفصیلات کیا ہیں؟ یہ سوزوکی کیری ڈبہ صبح سویرے گلگت سے اسلام آباد کی طرف روانہ تھا۔ اس میں کوئی فیملی کے افراد سوار تھے۔ گنر فارم کے قریب برف میں پھسلن کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی کی ابتدائی اطلاعات ہے۔ زخمی اور جاں بحق افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چلاس منتقل کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ ان کی برسی آج عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے ملک بھر سے کارکنوں کے قافلوں کی آمد جاری ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ CCTV کیمروں سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ صوبہ سندھ میں عام تعطیل ہوگی۔ دسمبر 2007 کی شام لیاقت باغ راولپنڈی خون میں نہا گیا۔ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو عوام میں بے حد مقبول تھی۔ بیوی آئیں گی، روزگار لائیں گی، ہر نوجوان کا نعرہ تھا۔ پیپلز پارٹی اپنی شہید قائد کو ہر سال خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ جمہوریت کو بحالی میں جو محترمہ نے قربانی دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ قوم سے وعدہ کیا کہ میں آ رہی ہوں، اپنی بات کی پکی تھی، اپنی قوم سے محبت کرتی تھی، اپنی باپ کی بنائی ہوئی پارٹی کے لیے سب کچھ تکلیف برداشت کرتی تھی۔ بے نظیر بھٹو عہد ساز شخصیت تھی۔ صنف نازک ہونے کے باوجود عاملیت کے خلاف تنے تنہا کھڑی رہیں۔ قید و بند کی صحبتیں ان کے ارادوں کو متزلزل نہ کر سکیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پوری مسلم امہ کا نقصان ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے جانے کے بعد جو حالات اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، شاید اگر وہ زندہ ہوتی تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ دنیا کی اتنی بڑی لیڈر پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں جو ان کا ویژن تھا، جو ایجنڈا تھا، جس طریقے سے ان کو پاکستان کو درپیش مسائل سے نکالنا تھا، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت بی بی کو شہید کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں جلسے کے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ ملک بھر سے قافلے بھی پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ کامران سہیل، نیو نیوز، کراچی۔ سارے جگ وچ پئی دہائی سی بھٹو دی بیٹی آئی سی۔ سانحہ راولپنڈی لیاقت باغ کو گزرے 11 سال ہو گئے۔ اس سانحہ میں جہاں اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم خاتون ہونے کا اعزاز پانے والی بے نظیر بھٹو زندگی ہار بیٹھی، وہیں ان کے ذاتی محافظ شفیق عرف گوگا بھی اپنے قائد پر نثار ہو گئے۔ حادثے میں بے آسرا ہو جانے والے گوگا کی فیملی پر کیا بیتی، ان کی کہانی شہید باپ کی بیٹی مائرہ ہاشمی کی زبانی۔ میں اپنے قائد محترمہ بے نظیر بھٹو
शहीद के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। ये कहना था मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद शफीक उर्फ गोगा शहीद का। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी पार्टी के लिए किस तरह वक्फ की, आइए उनकी कुछ यादें और कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। जीना मरना अपनी कायद के साथ है। मेरे पीपल्स पार्टी के जियाले शफीक गोगा के अल्फाज हकीकत में बदल गए। 27 दिसंबर 2007 को वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ शहीद हो गए, मुहाफिज होने का हक अदा कर दिया। बीबी शहीद के गार्ड होने की वजह से मेरे वालिद अटक जेल में नज़रबंद भी रहे। बेनज़ीर भुट्टो ने खत लिखकर उनकी हिम्मत बहादुरी को सराहा। पार्टी ने इन्हें बहुत सी शील्ड्स और इनामात से भी नवाजा। मेरी वालदा किश्वर बेगम ने बेवा होकर अपने 8 बच्चों को पाला। वो तो छड़ के चला गया, मैं तो अपने बच्चों ना जिंदगी का मुस्तकबिल बनाना, अपनी जिंदगी रोल के भी अपनी हालात। मैं एक मां वा, मैं अपनी तियां वास्ते अपने पुत्रां वास्ते जिंदगी दा बड़ी जदोजहद करके अते तक पहुंचाया। वालिद की शहादत पर मेरी उम्र 7 साल थी। कम उम्री और मुश्किलात के पहाड़ हम पर क्या गुजरी, मेरी बहनें इसकी गवाह हैं। मेरे वालिद की वफात के बाद जाहिर हमारा कोई सहारा नहीं था, बस छोटे मोटे ही जॉब करने के बाद भाइयों को छोटे मोटे कामों पे लगाया। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की तरफ से हिम्मत भी मिलती गई और रास्ते खुलते गए। मेरे बाबा की लीडर बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मेरे बाबा बेनज़ीर भुट्टो के साथ शहीद। लेकिन आज पार्टी और क़यादत को कारकुनों की कुर्बानियाँ याद नहीं। मैं लीडर पर कुर्बान होने वाले मुहाफिज शफीक गोगा की औलाद हूँ। शफीक गोगा शहीद के खानदान का अज़्मो हिम्मत मुआशरे के लिए जिंदा मिसाल है। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ मायरा हाशमी, न्यू न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी के खाते सिविल सर्विस छोड़ने वाली चोटी ज़ेनी के सरदार फारूक लगारी पीपीपी के दूसरे दौर में मनसब सदारत पर फायज हुए। मुमताज मुहक्किक मुनीर अहमद की किताब के इक्तबास में फारूक लगारी ने इंकशाफ किया कि बीबी को किकबैक्स का रास्ता नवाज शरीफ ने दिखाया। अमरीकी ख्वाहिश पर बेनज़ीर भुट्टो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाना चाहती थी। इजाज मकबूल रिपोर्ट करें। मुनीर अहमद मुनीर की नई शाया होने वाली किताब नवाज शरीफ और बेनज़ीर जैसा मैं उन्हें जानता हूँ के इक्तबासात में मरहूम सदर फारूक लगारी के मुताबिक पार्टी मंशूर से हटने, वुज़रा की करप्शन और अदलिया की आज़ादी सलब करने के इक़दाम पर बीबी से इख्तिलाफत हुए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता मुनीर अहमद मुनीर की किताब के लिए इंटरव्यू देते हुए साबिक सदर फारूक लगारी का कहना था 77 में मेरे बेनज़ीर से अच्छे ताल्लुकात थे। बेनज़ीर का जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी पाकिस्तान की यकजहती के साथ बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ बड़ी अच्छी कायदाना सलाहियतें दिखाई। साबिक सदर फारूक लगारी इंटरव्यू में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के इक़दाम का दिफा करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो को कमीशन और किकबैक्स की राह नवाज शरीफ ने दिखाई। नवाज शरीफ ने जिस तरह अपने सियासी इस्तेकाम के लिए सरकारी प्लाट लोगों को दिए, बेनज़ीर भुट्टो भी उनके नक्शे कदम पर चलकर मेराज त्यारों की खरीदारी, कादरपुर गैस की फरोख्त में भारी किकबैक्स लेना चाहती थी। किताब के इक्तबासात के मुताबिक फारूक लगारी का कहना था बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका की मंशा पर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाना चाहती थी और उनकी हुकूमत में पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था। कैमरामैन खुरम के साथ एजाज मकबूल, न्यू न्यूज़, लाहौर।
اور اب نیوز اب بین الاقوامی فورم پر ایک اور قانونی جنگ ہارتی۔ لندن کی بین الاقوامی ثالثی عدالت نے معروف براڈ شیٹ کیس میں پاکستان کے خلاف $21 ملین جرمانہ ادائیگی کا فیصلہ سنا دیا۔ نیب نے مشرف دور میں بیرون ملک چھپائے گئے پاکستانیوں کے اثاثوں کا پتہ چلانے کے لیے برطانوی لیگل فرم براڈ شیٹ LLC کی خدمات حاصل کی تھیں۔ نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ طے کیا جو 2003 میں ختم کر دیا گیا، جس پر فرم نے ہر جانے کا دعویٰ دائر کیا۔ گلوبل آربیٹریشن ریویو کے مطابق فرم نے پاکستان کے خلاف $600 ملین کا دعویٰ کیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ قابض فوج نے سری نگر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا۔ گزشتہ روز بھی پولیس نے درجن بھر سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے کشمیریوں پر دہشت گردی اور بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر الزام عائد کیا تھا۔ وزیر خارجہ محمود شاہ محمود قریشی 4 ملکی دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کابل، تہران، بیجنگ اور ماسکو میں اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی اور خطے میں روابط کے فروغ اور افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ماہرین پر امید ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو دورے سے آنے والے دنوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے لیے 2200 نئے گھروں کی تعمیر کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق 1159 گھروں کی حتمی منظوری دی گئی ہے، جن کی تعمیر کے اجازت نامے جاری کر دیے گئے، جبکہ 1032 گھروں کی منظوری کا عمل ابتدائی مراحل میں ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی اراکین اسمبلی نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے حق میں 102 جبکہ مخالفت میں 2 ووٹ پڑے۔ اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات 9 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں لوئر دی، جہاں رس پر ذائقے دار مالٹے پک کر مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ خوشنما مالٹے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے۔ نواب بادشاہ کی رپورٹ۔ مالٹے دیکھ کر ہی منہ میں پانی آتا ہے، جو کھاتا ہے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ سردیوں کی سوغات لوئر دیر کے مالٹوں کا سیزن آ گیا، ان کے ذائقے کی تو بات کچھ اور ہے۔ رباط کے مالٹے رس اور مٹھاس سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ مہنگائی بھی زیادہ ہے، مالٹے کا پیداوار بھی کم ہے، اس لیے مہنگا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے سہولیات نہ ہونے سے باغات پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس بار فصل بھی کم ہوئی۔ حکومت کی عدم توجہ اور بارشوں میں کمی کی وجہ سے اس سال پیداوار میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ لوئر دیر میں مالٹوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے جلد اقدامات نہ کیے گئے تو جو باغات موجود ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دیر کے مشہور سوغات مالٹے اپنی رس اور بھرپور مٹھاس کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور ہے۔ کیمرامین محمد پیاس کے ساتھ نواب بادشاہ، نیو نیوز، رباط، لوئر دیر۔ نیو نیوز بنا سرگودھا کے علاقے کوٹ عمرانہ میں ایڈز کے مریضوں کی آواز۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیو نیوز کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ محکمہ صحت کو سرگودھا میں ایڈز سے متاثرہ گاؤں میں فوری ڈسپنسری بنانے کی ہدایت کر دی۔ نیو نیوز نے ایڈز متاثرین کو علاج میں درپیش مسائل کی خبر نشر کی تھی۔ نیو نیوز بنا ایڈز سے متاثرہ کوٹ عمرانہ گاؤں کے غریب مریضوں کی آواز۔ نیو نیوز کی خبر پر وزیر اعظم عمران خان کا نوٹس، محکمہ صحت کو متاثرہ گاؤں میں فوری ڈسپنسری بنانے کا حکم دے دیا۔ نیو نیوز کی ٹیم پکار نے معاملہ اٹھایا تو ارباب اختیار کو ہوش آیا۔ ڈی سی سرگودھا اور اے سی کوٹ مومن نے ایمرجنسی بنیادوں پر ڈسپنسری قائم کر دی۔ 9 ماہ قبل کوٹ سرگودھا کے گاؤں عمرانہ میں لا علاج مرض پھیلنے کا انکشاف ہوا۔ موذی مرض کے باعث اب تک 700 لوگ موذی زندگی ہار چکے۔ ادھر محکمہ حکومت بلوچستان نے مالی سال 2015 اور 16 میں 52 کروڑ روپے کی بے قاعدگی، غیر قانونی اخراجات اور بدعنوانی کا انکشاف ہوا۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ آصف بلوچ کوئٹہ سے رپورٹ کرتا ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں محکمہ صحت حکومت بلوچستان میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ رپورٹ میں مالی سال 2015-16 اور اس سے قبل مجموعی طور پر 52 کروڑ روپے کی بے قاعدگیوں، غیر قانونی اخراجات اور بدعنوانی کی نشاندہی کی گئی ہے۔
रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स डिपार्टमेंट में ज्यादा निर्ख पर अद्वियात की खरीदारी करके महकमे को 1,45 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। बोला मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में ज्यादा निर्ख पर ऑक्सीजन गैस की खरीदारी करके 28 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद 43 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के वोटर्स भी पेश नहीं किए गए। रिपोर्ट में बेकायदगियों और गैर कानूनी अखराजात के जिम्मेदार अफराद का तयन करने और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आसिफ न्यू कोयटा। साबिक रुकन असेंबली अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। एसएसपी साउथ पी मोहम्मद शाह टीम के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया। खसूसी तहकीकात टीम में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो, कायम मकाम एसएसपी क्रिप्टन सुहाइल अजीज शामिल है। खसूसी तहकीकाती टीम रोज की बुनियाद पर पेशाब से डीआईजी साउथ को आगाह करेगी। साबिक रुकन असेंबली अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। एसएसपी साउथ पीर मोहम्मद शाह टीम के होंगे, जबकि इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे रजब अली से। रजब, मजीद टीम की शनाख्त और फराइज बारे बताइएगा। साबिक रुकन असेंबली अली रजा आब्दी के कत्ल के हवाले से तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। डीआईजी साउथ जावेद आलम उर्दू की जानिब से इस टीम की तश्कील जाने के हवाले से नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। टीम की सरबराही एसएसपी साउथ पी मोहम्मद शाह करेंगे, जबकि टीम के अरकान में दीगर अरकान में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक धारे जो है, कायम मकाम एसपी क्रिप्टन सुहाइल अजीज है, इसके अलावा एसडीपीओ रक्षा मुख्तार हासकली, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन राजा अजहर महमूद के अलावा एसएचओ और इन्वेस्टिगेशन शोबा तफ्तीश के इंचार्ज गिजरी थाने के जो है वो दोनों शामिल होंगे। और खुसूसी टीम जो है 6 रुकनी टीम है जो कि तमाम तरह प्रोजेक्ट के हवाले से रोज की बुनियाद पर जो पेशरफ रिपोर्ट होगी वो डीआईजी को उससे आगाह करेंगे। इस टीम ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया रजब भाई। अभी आपको बराह रास्त के चलें काफी वज़ीर अली ज़ैदी तकरीब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग अली ज़ैदी तकरीब से खिताब कर रही हैं और मज़ीद इस हवाले से भी आपको तफसीलात देंगे। ये वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी तकरीब से खिताब कर रही हैं और इस हवाले से जैसे मज़ीद इत्तलात मौसूल होंगी आप तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कराची में तकरीब से खिताब कर रही हैं। अली ज़ैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी तकरीब से खिताब कर रही हैं। और अब आपको बताएं कि सादिकाबाद के किसानों का कारनामा सहरा को सरसब्ज बना दिया। 3 साल की मुसलसल मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 44 साल में कीनों का बाग तैयार कर दिया गया। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो सहरा को यहाँ पे जिम्मेदार ने जो है वो रेत के टीलों के ऊपर जो है वो किन्नू की काश्त करके कामयाब तजर्बा किया। हमारे साथ वो काश्तकार मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी ये रेत का टीला ही पड़ा हुआ था, 25 एकड़ का है ये, तो बिल्कुल गैराबाद था काफी अरसा से, तो ये काश्त के काबिल भी नहीं था। हमने जो है इस पर तजर्बा किया है, ड्रिप इरिगेशन के जरिए हमने किन्नू का बाग लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल ही हमें जो है इसकी फीडबैक मिलना शुरू हो गई है। आप पीछे देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा फल उठाया हुआ है इस दफ़ा। जी बिल्कुल, मकामी जिम्मेदार की 3 साल मेहनत के बाद जो है ये फल जो है वो देखने को मिल रहा है। मकामी जिम्मेदार का यही कहना है कि हुकूमत अगर इनकी सरपरस्ती करे तो यहाँ पे सैकड़ों टीले जो हैं वो गैराबाद पड़े हैं, उनको भी आबाद किया जा सकता है, जिससे ना सिर्फ जो है वो किसान खुशहाल होगा बल्कि पूरा मुल्क खुशहाल होगा। जी फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां पर इंसानी सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़ जारी है। केमिकल वाले कुओं से पानी की सप्लाई का धंधा ना रुक सका। अरकम उस्मान की रिपोर्ट। सनती शहर में जेर जमीन पानी मौत बांट रहा है, लेकिन वासा सिर्फ चंद फीसद आबादी को ही साफ पानी फराहम कर पा रहा है और बाकी लोग केमिकल वाले कैनों में आने वाला पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बन रहा है। चनौड़ दा पानी इत्थे आंदा ना, वो जिन्ना मर्जी घरां च आंदा भी होवे ना, लेकिन ओदी बदबू नहीं जांदी हैगी।
केमिकल वाले ड्रमों की फरोख्त पर पाबंदी होने के बावजूद उनमें पीने के पानी की सप्लाई जोरों शोर से जारी है, जबकि केमिकल वाले ड्रमों के इस्तेमाल से फैसलाबाद में हेपेटाइटिस का मर्ज भी तेजी से बढ़ रहा है। सारा पानी गंदा हो गया वा। फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया ने बोर करके बाहर कटन के बजाय नालियां दे विच जमीन विच बोर च पानी कर दिता गया। जो पानी जमीन में जाना तो जमीन नहीं पानी गंदा ही होना वा। पाबंदी के बावजूद केमिकल वाले ड्रमों में पानी की सप्लाई शहरियों की जिंदगियों में जहर घोलने के मुतरादिफ है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ अरकम उस्मान, नेयो, फैसलाबाद। मुल्तान में तेज रफ्तारी के पास हादसे में जख्मी होने वाले सलमान नूर, जो कि 6 साल बाद भी ठीक न हो सका, वालिदा ने जिंदगी भर की जमा पूंजी बेटे के इलाज पर लगा दी। सलमान नूर का इलाज फिजियोथेरेपी से मुमकिन है, लेकिन बेबस बूढ़ी मां के पास पैसे नहीं हैं। आसिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। चरपाई पर लेटा बेबसी की मिसाल ये है सलमान नूर। 6 साल पहले मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी हुआ और 3 साल कोमे में रहा। बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जितनी जमा पूंजी थी मेरी, मैंने सब पैसा इस पर लुटाया। इसकी दवाइयाँ, हफ्ते की दवाई लेती थी 10-10 हजार की, 20-20 हजार की। ये डिसेबल हो चुकी। सलमान कोमे से बाहर आया तो एक टांग, बाजू और जुबान ने साथ छोड़ दिया। वालिदा ने जिंदगी भर की जमा पूंजी बेटे के इलाज पर लगा दी। बूढ़ी माँ माजूर बेटे को खुद व्हील चेयर पर बिठाकर घुमाती है। हुकूमत मुखैर हजरात, वजीर आला साहब कोई हेल्प करें, इसके इलाज करवा दें। सलमान नूर का इलाज फिजियोथेरेपी से मुमकिन है, लेकिन बेबस बूढ़ी माँ के पास पैसे नहीं है। सलमान की बूढ़ी वालिदा किसी मसीहा की मुंतजिर हैं जो उनके बेटे को नई जिंदगी फराम कर सके। कैमरामैन फयाज बागा के साथ आसिफ बलोच, नेयो न्यूज। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि रूस ने नए हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस अब जदीद तरीन स्ट्रेटेजिक हथियारों का हामिल मुल्क बना गया है। नया मिसाइल अगले साल सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा, जो आने वाली कई दहाइयों तक रूस की हिफाजत की जमानत होगा। पुतिन ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के रूसी आवाम के लिए नए साल का तोहफा करार दे दिया। मिसाइल हवा में आवाज की रफ्तार से 20 गुना तेज सफर कर सकता है, जबकि इसकी रेंज 6000 किलोमीटर है। अमरीकी सदर की मेलानिया के हमरा गैर एलानिया दौरे पर अचानक इराक आमद। डोनाल्ड ट्रंप ने फौजियों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका अब दुनिया का पुलिसमैन बनकर नहीं रह सकता। इराक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम 8 साल कबल से 3 माह के लिए शाम गए, लेकिन वापसी भूल गए। शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला के फैसले पर कायम है। दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इराक में अमरीकी अफवाज मौजूद रहेंगी। इराक में अमरीका के 5000 फौजी दाइश के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। अमेरिका और शुमाली कोरिया में बाहमी ताल्लुकात। मलेशिया में फिर से महातिर, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स से आलमी जंग। 2018 में दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां रुनमा हुई। आलमी मईशत को बड़े बड़े धचके भी मिले। तेल की कीमतों ने भी महंगाई की आग भड़का दी। मशरिक से मगरब दुनिया की रवश बदल गई। शुमाली कोरिया की आलमी तन्हाई खत्म होने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने दुश्मन शुमाली कोरिया के हममनसब के साथ सिंगापुर में मुलाकात की, जिसके बाद शुमाली कोरिया ने जोहरी तनसीबात खत्म की और चीन और भारत से राबते मजीद मजबूत किए। मलेशिया हुक्मरानों की बदनवानी के खिलाफ अवाम ने फिर महातीर मोहम्मद को वजीर आजम बना दिया। यूं 92 साल की उम्र में वजीर आजम मुंतखब होने वाले दुनिया के पहले वजीर आजम बन गए और उन्होंने साबिक हुक्मरानों के खिलाफ भरपूर एक्शन भी लिया। सऊदी सहाफी खशोगी का तुर्की में कत्ल। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत पर उतर आए। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के साथ नाफ्ता मुआहदा खत्म करके नया मुआहदा कर लिया। सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कानून बनाए। तेल पैदा करने वाले ममालिक ने योमिया पैदावार 2 लाख बैरल करने का ऐलान कर दिया। पैदावार में कमी से आलमी कीमतों में इजाफा हो गया और दुनिया भर में महंगाई का नया तूफान आ गया। फ्रांस में मजदूरों की तनख्वाहों पेंशनर्स के लिए नाकाफी ट्रेनें बंद करके हड़तालें की गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की भरमार, अवाम गुस्से से बेकाबू। हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए पीली जैकेटें पहने हफ्तावार एहतजाज। सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया।
यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के लिए बरतानिया में ब्रेक्जिट वोट मंजूर हुआ। बरतानवी वजीर आज़म यूरोप से अलहदगी पर डट गयीं। स्कॉटलैंड, आयरलैंड यूरोप में रहने पर डटे रहे। बरतानिया में रहने के लिए अवामी वोट की बातें और वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तक आ गई। इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनियों पर मसालन जारी रखे। फलस्तीनियों का मार्च से गजा की पट्टी पर एहतजाज जारी। सैकड़ों शहीद हो चुके। यहूदियों ने मज़मूम मकासद पूरे करने के लिए मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को दारुल हुकूमत बना लिया।